बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक, उसको डिटेल में पढ़ेंगे और उसके रिलेटेड ये जो क्वेश्चन हैं कि व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन, व्हेन इट इज़ परफॉर्म्ड, प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द चॉइस ऑफ सॉल्वेंट के सॉल्वेंट जो हम सेलेक्ट करते हैं उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, वाई कॉम्बिनेशन ऑफ सॉल्वेंट आर यूज फॉर क्रिस्टलाइजेशन के हम कॉम्बिनेशन भी यूज़ करते हैं। बाज़ अगर एक सॉल्वेंट जो अच्छे तरीके से क्रिस्टलाइजेशन में वर्क नहीं कर रहा तो कॉम्बिनेशन क्यों यूज़ करते हैं, इसके रिलेटेड भी आज हम देखेंगे। इसके रिलेटेड हम क्रिस्टलाइजेशन के मतलब जो है वो देखते हैं कि व्हाट इज़ क्रिस्टलाइजेशन। पहला पॉइंट के इट इज़ ए प्योरीफिकेशन टेक्निक। सेकंड में इन क्रिस्टलाइजेशन वी रिमूव अ सॉलिड फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन बाय इंक्रीजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन अबव अ सैचुरेशन point in such a manner that excess solid separates out in the form of crystal। इस पूरे जो सेकंड पॉइंट है इसका मतलब क्या बनता है कि हम जिसको प्योरीफाई करना चाहते हैं उसको सॉल्वेंट में उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बनाते हैं और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद उसको मज़ीद हीट अप करते हैं, यानी कि हम उसका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर फिर उसको ऐसा ऐसा कूल करते हैं। जो एक्सेस होता है वो सेपरेट्स आउट होना शुरू हो जाता है। अब ये सिंपलेस्ट अभी हमने क्रिस्टलाइजेशन का पढ़ा है। अभी हम देखेंगे कि ये तो क्रिस्टलाइजेशन होगी, प्योरीफिकेशन किधर गई, कि प्योरीफिकेशन किस पॉइंट पे हुई है, कंपाउंड प्योर कब हुआ है, कैसे हुआ। तो फिलहाल इसका ये सेकेंड पॉइंट में इसके रिलेटेड हमने पढ़ा है कि क्रिस्टल बनाने कैसे हैं। हमने अपने जो सल्यूट है, जो सॉलिड है, उसको ऐसे सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है कि जैसे जैसे हम उसकी टेम्परेचर बढ़ाते जाएँ उसकी जो है वो सोलिबिलिटी बढ़ती जाए, उसको सुपर सैचुरेटेड करके फिर उसको हम कूल करेंगे, उसके क्रिस्टल बनना शुरू। जो एक्सेस हो हमने डिज़ोल्व कर लिया हाई टेम्परेचर पर जाकर, अब उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसकी जो प्योरीफिकेशन कैसी हुई है, जो इम्प्योरिटी थी वो किधर गई, ये सारा अब हम नेक्स्ट देखेंगे। और ये क्वेश्चन है कि व्हेन इट इज़ परफॉर्म, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन को हमने कहाँ परफॉर्म करना है, तो इसके लिए आपने याद रखना है ओनली व्हेन आवर प्रोडक्ट इज़ सॉलिड। प्रोडक्ट की जगह वर्ड सॉल्यूट भी यूज़ कर लेते हैं मौज़ूक़ात। तो क्रिस्टलाइजेशन हम तब परफॉर्म करते हैं जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड हो। अगर लिक्विड होगा तो उसके लिए हमें पता है हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूज़ करते हैं, जो कि ईथर एक्सट्रैक्शन के नाम से भी मशहूर है। ईथर एक्सट्रैक्शन इसलिए क्योंकि ईथर एक्सट्रैक्शन ज़्यादा इधर परफॉर्म की जाती है। कोई भी सॉल्वेंट अगर हम यूज़ करके एक्सट्रैक्शन करेंगे तो उसको उस सॉल्वेंट की बेस पे हम एक्सट्रैक्शन कह सकते हैं। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये कि अगर हमारा प्रोडक्ट सॉलिड होगा तो हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में है तो फिर हमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। सेकंड ये कि क्वेश्चन आता है वाई वी नीड क्रिस्टलाइजेशन, हम ये क्यों करते हैं। तो उसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट हम बनाते हैं लेबॉरेटरी में वो मोस्टली जो होता है इम्प्योर होता है। तो लिखने के लिए द प्रोडक्ट वी प्रिपेयर is mostly crude i.e. impure, so in order to purify it we perform crystallization। यानी कि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं वो ज़्यादातर इम्प्योर ही होता है। प्रोडक्ट हमारा बन जाता है लेकिन उसमें इम्प्योरिटी मौजूद होती है, तो उसको प्योरीफाई करने के लिए हम उसको उसमें क्रिस्टलाइजेशन हमें करनी पड़ती है। तो हम उसको इम्प्योर इसलिए भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हमने कन्फर्म करने के लिए कि जो हमने प्रोडक्ट चाहा था वो बन गया है, फिर हमें मैथ्स के लिए NMR के लिए भेजना पड़ता है। तो अगर इम्प्योर होगा तो फिर उसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो क्लियर नहीं होगा, वो उसमें शो नहीं करेगा कि ये साथ में और भी डिफरेंट पीक्स आएंगी, तो इसलिए हमें उसको प्योरीफाई करना पड़ता है। अब हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। उसमें लिखता है कि सल्यूट या प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं, इसको सल्यूट कहना ज़्यादा सूटेबल होगा क्योंकि प्रोडक्ट अभी ना कहें तो बेहतर है। इसका रीज़न ये क्योंकि जो इम्प्योर होता है हमारा तो वो अभी प्रोडक्ट की स्टेज पे फाइनल नहीं हुआ, तो इसलिए उसके लिए वर्ड ज़्यादा जो है वो सल्यूट यूज़ कर लेते हैं कि सल्यूट शुड बी सोलबल इन सूटेबल सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर एंड एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्यूट मस्ट बी थ्रोन आउट एज क्रिस्टल्स व्हेन इट इज़ कूल्ड। यानी कि इस बात का जो मकसद है वो ये कि जो हमारा सल्यूट है वो उसके लिए ऐसा सॉल्वेंट हमें चूज़ करना चाहिए कि उस सॉल्वेंट में जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएं उसकी सोलिबिलिटी बढ़ती जाए और जब हम उसे कूल करें तो एक्सेस मैक्सिमम उसकी जो अमाउंट है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर निकले। अगर ऐसा नहीं होता यानी एक्सेस अमाउंट नहीं आती, थोड़ी अमाउंट आती है, तो इट मीन जो हमारा वो सॉल्वेंट है वो सूटेबल फिर नहीं होगा क्योंकि बहुत सारी हमारी जो प्रोडक्ट है वो तो उसके अंदर रह जाएगी। तो इसमें एज अ रिज़ल्ट हमारा बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो ज़ाया होगा। तो
तो इसलिए वो लिखते हैं कि एक मस्ट बी एक्सेस अमाउंट ऑफ जो सोल्यूट है ना वो क्रिस्टल की फॉर्म में निकलनी चाहिए एक्सेस। इसलिए तो हमारा जो सोलवेंट अपने सूटेबल सेलेक्ट करना है। अब जो हमारा जो है सोलवेंट वो कैसे सेलेक्ट करना है उसके बारे में हम देखते हैं। चॉइस ऑफ सोलवेंट के काफ़ी स्टेप्स हैं, तो उसके काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि इट शुड बी सेफ़ टू यूज़, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, इट शुड बी इजीली अवेलेबल, तो वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उसमें जो बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट है उनमें से एक मैंने पहले लिखा है, उसको हम समझते हैं। वो ये कि इट शुड ईदर नॉट डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ इवन एट हाई टेम्परेचर, कि उसको उस सॉल्वेंट में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि या तो वो इम्प्योरिटीज़ को हाई टेम्परेचर पर भी डिज़ोल्व ना करे। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम अपना इम्प्योर प्रोडक्ट उसमें डिज़ोल्व करेंगे तो वो इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व नहीं करेगा, तो हम अपना उसको हीट करते जाएंगे, अपना जो सोल्यूट है वो उसमें डिज़ोल्व करते करते हाई टेम्परेचर पर जाकर जो हमारा कह लें कि सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, उसमें जस्ट हमारी जो होगा सोल्यूट ही यानी कि मेन प्रोडक्ट उसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, तो अब हमारा जो सोल्यूट है जो हमारा मेन प्रोडक्ट था वो डिज़ोल्व हो गया, इम्प्योरिटीज़ रह गई, हम उसको फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्टर करने के बाद फ़िल्ट्रेट में हमारा मेन प्रोडक्ट आ जाएगा और फ़िल्टर पेपर के ऊपर हमारी इम्प्योरिटीज़ रह जाएंगी। इस पॉइंट को इसलिए मैंने पहले लिखा है। तो हम फिर जो फ़िल्ट्रेट आएगा उसको मॉडरेट रेट पर कूल कर लेंगे, हमारे पास क्रिस्टल बन जाएंगे और वो प्योर होंगे। अगर हमारा सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व ही नहीं करता तो फिर ये केस बहुत ईजी हो जाएगा। अगर उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है फिर तो कह लेंगे गेम ओवर यहाँ पर ही हो जाएगी। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं कि इट शुड ईदर डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ इवन एट रूम टेम्परेचर, यानी कि वो हमारा सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए कि वो इम्प्योरिटीज़ को रूम टेम्परेचर पर भी अपने अंदर डिज़ोल्व रखें। इससे क्या फ़ायदा होगा, जब हम अपना इम्प्योर सोल्यूट उसमें डालेंगे या प्रोडक्ट्स में डालेंगे तो वो दोनों को डिज़ोल्व कर लेगा। तो हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, दोनों को डिज़ोल्व करते करते सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन अपना हाई टेम्परेचर पर बना लेंगे। तो फिर उसको जब हम आहिस्ता आहिस्ता कूल करेंगे तो हमें तो पता है कि जो हमारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो रूम टेम्परेचर पर भी उसमें डिज़ोल्व ही रहेगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज़ होगा, तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्रिस्टल फॉर्म में उसके क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो हम उसको फ़िल्टर करते जाएंगे, जितने क्रिस्टल बन को फ़िल्टर कर लिए तो हमें तो जैसे जैसे क्रिस्टल बनते जाएंगे हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्रिस्टल फॉर्म में बनेगा। रूम टेम्परेचर पर आके जस्ट हमारे मेन प्रोडक्ट के क्रिस्टल बनेंगे, जो इम्प्योरिटीज़ है वो उसमें डिज़ोल्व ही रहेंगी। तो पहला केस मैंने पढ़ा था, या तो वो उसको डिज़ोल्व करे ही ना हाई टेम्परेचर पर भी तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल है, या फिर वो रूम टेम्परेचर पर भी उसको डिज़ोल्व रखे तो फिर भी ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो चॉइस ऑफ सॉल्वेंट में ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि या तो पहला हमने पढ़ा कि इट शुड ईदर नॉट डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ इवन एट हाई टेम्परेचर, के हाई टेम्परेचर पर भी वो इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व ना करे तो हमारा प्रोडक्ट इस केस में इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा। हम उसको फ़िल्टर कर लेंगे और इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर पेपर पर रह जाएंगी और जो फिल्ट्रेट आएगा उसको ऐसा ऐसा कूल करेंगे और हमारे क्रिस्टल बन जाएंगे। सेकंड पॉइंट में इट शुड ईदर डिज़ोल्व इम्प्योरिटीज़ इवन एट रूम या लो टेम्परेचर, या वो रूम टेम्परेचर पर भी इम्प्योरिटीज़ को डिज़ोल्व ही रखे। तो जब वो इम्प्योरिटी इसमें क्या होगा, फिर इम्प्योरिटी रूम टेम्परेचर पर भी उसमें डिज़ोल्व ही रहेंगी तो हमारे जो क्रिस्टल बनेंगे वो जस्ट प्योर प्रोडक्ट के बनेंगे। सेकंड, इट शुड बी इनएक्सपेंसिव, इट शुड बी सेफ टू यूज़, इट शुड नॉट बी इनफ्लेमेबल। नॉट बी इनफ्लेमेबल का मतलब है कि वो जल्दी आग ना पकड़े। तो मोस्टली यूज जो सॉल्वेंट हैं वो हमारा वाटर है, एसीटोन है, क्लोरोफॉर्म है, डाई इथाइल ईथर है, रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है 95% तक खालस एथेनॉल हो, प्योर एथेनॉल हो, उसको कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। ये MCQ में भी आ जाता है। और एब्सोल्यूट एथेनॉल, अगर 100% प्योर एथेनॉल है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एथेनॉल। एसिटिक एसिड भी ले सकते हैं, पेट्रोलियम ईथर भी ले सकते हैं और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी। ये मोस्टली यूज सॉल्वेंट थे। बाद औक़ात ये अगर हम अकेला सॉल्वेंट यूज़ करें तो वो उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहता, तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं ताकि उसकी पोलैरिटी हम कॉम्बिनेशन इसलिए यूज़ करते हैं उसकी पोलैरिटी को हम एक्चुअली एडजस्ट कर रहे होते हैं कि पोलैरिटी उसकी तरह से मैनेज हो जाए कि वो हमारा प्रोडक्ट को मैक्सिमम उसके कंडीशन में जो हमने इसमें लिखी थी सॉल्वेंट की कंडीशन उस पर पूरा उतर आए, उसकी हम इसलिए कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया। और अगर हमारा सॉल्वेंट वो है इनफ्लेमेबल है यानी कि वो बड़ी जल्दी आग पकड़ सकता है तो फिर हमने हीट भी करना है, ज़ाहिर बात है। उसके लिए फिर हम वाटर बाथ यूज़ करते हैं एज अ प्रिकॉशंस। थैंक यू।